हेलो फ्रेंड्स, टीवाई का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग की जहाँ तक बात करें, प्रैक्टिकल्स में भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत बिग प्रोग्राम्स इसके माने जाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा डर जो है इन्हीं प्रोग्राम से लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप दोबारा सी प्रोग्रामिंग को विजिट करने जाते हो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और सभी प्रोग्राम जो है आपको सी प्रोग्रामिंग में ही करने होते हैं। अगर आपका एडवांस ही अच्छा है और साथ ही साथ सिस्प्रो की जो भी थियोरेटिकल कंसेप्ट है, जो भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका अगर फंडामेंटल्स आपका परफेक्ट रहेगा तो आपको प्रैक्टिकल्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो आपका जो फोकस है वो हर एक थियोरेटिकल कंसेप्ट पे होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर थियोरेटिकल बेस क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स का सपोर्ट अगर आप देखेंगे इस सब्जेक्ट के लिए तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। अराउंड 10 to 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल थियोरेटिकल पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सिस्टम प्रोग्रामिंग होता क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या होता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग जॉब के स्कोप की बात करें या फ्यूचर में इस सब्जेक्ट के स्कोप की बात करें तो स्कोप इसका मार्केट में यानी आईटी क्षेत्र में कितना है। अगर हम सिस्प्रो के मार्केट शेयर की बात करें, 98% प्रोग्रामर्स ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, सिर्फ 2% प्रोग्रामर सिस्टम प्रोग्रामर्स है। पहले तो ये जान लेते कि एग्जैक्टली सिस्टम प्रोग्राम होता क्या है। तो अगर हम हमारे कंप्यूटर मशीन की बात करें जिसको हम सिस्टम बोल सकते हैं, सबसे इनर पार्ट में अगर हम लोग देखें तो सिस्टम होता है, और इस सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है सिस्टम प्रोग्राम। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम्स है हमारे पास में। कंपाइलर इज अ सिस्टम प्रोग्राम, असेंबलर सिस्टम प्रोग्राम है, डिबगर सिस्टम प्रोग्राम है, लिंकर, लोडर, एडिटर, ये सभी सिस्टम प्रोग्राम है। और ये सिस्टम प्रोग्राम सभी हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इनको सिस्टम प्रोग्राम कहा जाता है। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो हो जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर इस डायग्राम की बात करूं जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, वो इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, सिस्टम को चलाने के लिए हमें जरूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। आई राइट हियर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हैंडल करता है यूजर। यहाँ पे होता है यूजर, और यूजर का काम है इन सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम से काम करवा के लेना होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम को आप अलग अलग मीनिंग से जान सकते हो। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ऑटो कैड, कैलकुलेटर, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डायरेक्टली यूजर उनको हैंडल करता है। यूजर का काम क्या है? यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी काम सिस्टम से करवाता है। और सिस्टम में क्या आता है? तो सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, रैम आता है, हार्ड डिस्क आता है, मदरबोर्ड आता है। जो भी कुछ हम सिस्टम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं वो सभी के सभी सिस्टम में आता है, जिसको हम लोग हार्डवेयर पार्ट्स बोलते हैं। तो इन हार्डवेयर पार्ट से काम चला के लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं यूजर को चाहिए होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट लेता है सिस्टम प्रोग्राम का, और सिस्टम प्रोग्राम सभी काम करवा के लेता है सिस्टम से। तो सिस्टम के लिए लिखा जाने वाला प्रोग्राम उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि विदाउट सिस्टम प्रोग्राम सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, और साथ ही साथ सिस्टम प्रोग्राम नहीं होंगे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर यूजलेस, और अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स नहीं होंगे तो यूजर कांट परफॉर्म एनी एक्शन। फाइनली इट इज ए हायरार्की, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग का आप इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि सिस्टम प्रोग्रामिंग ये कोर प्रोग्रामिंग है, जिसके अलावा ना सिस्टम कुछ कर सकता है ना एप्लीकेशन प्रोग्राम कुछ कर सकते हैं। इट इज लाइक अ मिडलवेयर कंपोनेंट। अगर हम लोग इस हायरार्की की बात करें, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और सिस्टम के बीच में चाहिए होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सबसे मेन सिस्टम प्रोग्राम का ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट एक सिस्टम प्रोग्राम है, और साथ ही साथ कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, एडिटर, लिंकर, लोडर, ये सभी सिस्टम प्रोग्राम्स। और जहां तक आपके सिलेबस की बात है, जितने भी टर्म्स के मैंने अभी नाम लिए वो आपके लिए एक एक यूनिट है। एडिटर इज वन यूनिट, असेंबलर इज वन यूनिट, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, डिबगर, ये सभी के सभी एक एक यूनिट आपको दिए हुए हैं। तो इन सब यूनिट में से सबसे मेन यूनिट है दोस्तों असेंबलर।
और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और साथ ही साथ न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल स्कोप असेंबलर का है। तो हम लोग असेंबलर से सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं। असेंबलर को अच्छी तरीके से समझेंगे, असेंबलर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, असेंबली लैंग्वेज होती क्या है, यहाँ पे हमने कौन सा हाइपोथेटिकल मशीन कंसीडर किया है, उसका असेंबली लैंग्वेज का जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली क्या है, उसमें स्टेटमेंट्स कौन सी होती है और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कौन से है। तो दोस्तों सबसे पहला फोकस हमारा असेंबलर पे होगा। अगर असेंबलर हमारा परफेक्ट हो जाता है तो हमने पासिंग बाउंड्री एग्जाम के लिए क्रॉस कर ली, ये आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले असेंबलर की तरफ आगे बढ़े। तो असेंबलर को जानने के पहले हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज से लेके बाइनरी लैंग्वेज तक यानी लो लेवल लैंग्वेज तक मैपिंग कैसे होता है वो पहले समझ लेते हैं। जब भी कभी हम लोग कोई हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको एज ए इनपुट देते हैं कंपाइलर को। कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मशीन रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर लोड नहीं कर सकता, हमको उसको बाइनरी फॉर्मेट में करना ही होता है। तो फाइनली ये जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है वो हम लोग असेंबलर को देते हैं। असेंबलर उसको कन्वर्ट करके हमको लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में देता है। वंस द हाई लेवल लैंग्वेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज, इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लोडर टू लोड दैट प्रोग्राम इनटू मेमोरी फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। नाउ इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सीपीयू टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लेवल लैंग्वेज तक पहुंचने के लिए हमको कंपाइलर और साथ ही साथ असेंबलर का यूज करना होता है। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि असेंबलर और कंपाइलर में से सिस्टम के सबसे पास कौन है, तो वो है असेंबलर। और असेंबलर के बाद अगर हम देखें कि कौन सा सिस्टम प्रोग्राम सिस्टम के सबसे पास है, तो वो होता है लोडर। लोडर जब तक कोई भी प्रोग्राम को रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर लोड नहीं करेगा, तब तक किसी भी प्रोग्राम को सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। किसी भी कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्टली कौन से एक्शंस होते हैं वो अगर हम, तो हमें एक जनरल आइडिया आ जाएगी कि एग्जैक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कौन से एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो हम लोग उस एग्जाम्पल को समझ। दोस्तों जब भी कोई मशीन आपने ऑन किया होगा, दैट में भी लैपटॉप, दैट में भी डेस्कटॉप, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्लैक स्क्रीन आती है। तो दोस्तों उस ब्लैक स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे पहले आपका मशीन चेक कर रहा है कि जो भी उसको कनेक्शन दिए गए हैं वो सब कुछ बराबर है या नहीं है। इसी को हम बूट प्रोसेस बोलते हैं। उस समय वो मशीन चेक कर रहा होता है कि कोई इंपॉर्टेंट पेरिफेरल, पर्टिकुलरली जो मशीन स्टार्ट होने के लिए लगने वाला है, वो कनेक्टेड, प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं। अगर वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं तो उसी समय वो वहां पे एरर डिस्प्ले करता है। साथ ही साथ जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मशीन का होता है वो भी बहुत से सिस्टम में इनिशियल लेवल पे डिस्प्ले किया जाता है। उसके बाद वंस वो एक बार देख लेता है कि सभी पेरिफेरल अगर प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, नेक्स्ट टास्क आपका मशीन का ये होता है कि उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाले सिस्टम की वो खोज में होता है, और वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहाँ कहाँ रख सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी में हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, अलग अलग मेमोरीज में हो सकता है। तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे है उसकी वो खोज करता है। तो उसके लिए हमने एक प्रायोरिटी सीक्वेंस दिया होता है, हमने हार्ड डिस्क को प्रायोरिटी में रखा होता है। तो हमारा जो मशीन है सबसे पहले हार्ड डिस्क में उस ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज करता है, और अगर उसे वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो दोस्तों नेक्स्ट टास्क होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड करना। तो आपने देखा होगा जब भी मशीन स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो विंडोज का आइकॉन कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लोडिंग की प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली मेमोरी में लोड हो जाती है, सीपीयू उस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है और पूरे सिस्टम का कंट्रोल अब ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में होता है। अब आप चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम वहां पे रन करके उस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों इस सीक्वेंस में मैंने आपको कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला सिस्टम प्रोग्राम है जो कि रैम के अंदर लोड होता है, जो कि मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो लोड करने के लिए भी हमें किसी दूसरे सिस्टम प्रोग्राम की जरूरत रहेगी, और वो प्रोग्राम होता है लोडर। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोडर टू लोड एनी प्रोग्राम इन अ मेमोरी। किसी भी प्रोग्राम को जब तक आप मेमोरी में लोड नहीं करेंगे, तब तक के सीपीयू उसको आइडेंटिफाई करके उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो प्राइमा फेसी जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम को सबसे पहले मेमोरी में लोड होना होता है, और मेमोरी में लोड होते समय वो बाइनरी फॉर्म में होना जरूरी है, और बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने वाला होता है असेंबलर। असेंबलर जैसे उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, तुरंत लोडर उसको रैम के अंदर लोड करेगा या मेमोरी के अंदर लोड करेगा, और इमीडिएटली सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम मशीन को पहले स्विच ऑन करते हैं, सबसे पहले अगर कोई सिस्टम प्रोग्राम एक्टिवेट होता है तो वो होता है लोडर,
और उस लोडर के टाइप को हम बोलते हैं बूट लोडर। मैन्युफैक्चरर ने रॉम के अंदर यानी रीड ओनली मेमोरी के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम जो लोड किया होता है वो होता है बूट लोडर। और बूट लोडर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज करके उसको रैम के अंदर यानी मेन मेमोरी के अंदर लोड करने का काम करता है और बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, आपने सी में प्रोग्राम लिखा होगा, जब आप किसी सी के प्रोग्राम को रन करते हैं सबसे पहले आपको उसको कंपाइल करना होता है। सो कंपाइलर का टास्क सिर्फ इतना ही है कि वो उसको किस में कन्वर्ट करके देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके देगा। ऑब्जेक्ट कोड से काम नहीं होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली रैम में लोड नहीं कर सकते, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको असेंबलर चाहिए होता है। हर एक सिस्टम का अपना अपना एक आर्किटेक्चर होता है। जैसे आपने अगर इंटेल का मशीन खरीदा होगा तो इंटेल का अपना अपना आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के हिसाब से उसकी अपनी असेंबली लैंग्वेज है, उस असेंबली लैंग्वेज के हिसाब से उसका अपना अपना असेंबलर होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हो, जब वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोड से उसको असेंबलर बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे का टास्क लोडर संभालता है दोस्तों। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट होना है तो उसको मेमोरी में आना ही होता है। अब मैं जब भी मेमोरी की बात अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं रैम की बात कर रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहा हूँ, मैं कोई सीडी डीवीडी पेन ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीडी डीवीडी पेन ड्राइव में हम लोग परमानेंट स्टोरेज करते हैं। रैम ये वोलाटाइल मेमोरी है, जब तक पावर है तब तक उसमें कंटेंट होते हैं, उसके बाद कंटेंट वहां से हट जाते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को हम लोग जब रन करते हैं तो टेम्पररी उसको रैम के अंदर लोड करते हैं और सीपीयू फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो अब आप असेंबलर का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसको हम लोग विदाउट असेंबलर बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जब तक बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा आगे का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा आर्किटेक्चर का असेंबली लैंग्वेज आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको कोई भी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर नहीं दिया हुआ है। तो ना ही आपको इंटेल कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर दिया है, ना कोई मोटरोला कंपनी के कोई प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर दिया है। तो आपको जो यहाँ पे आर्किटेक्चर उन्होंने दिया है वो हाइपोथेटिकल मशीन का दिया है, बिकॉज यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर वो इंटेल का आर्किटेक्चर आपके सामने थर्ड ईयर में दे दे तो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स और आप आसानी से उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मशीन कंसिडर किया। हाइपोथेटिकल मशीन का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक इमेजिनरी मशीन होता है, उस इमेजिनरी मशीन में थोड़ा रैम रहेगा, थोड़ा मेमोरी रहेगा, प्रोसेसर रहेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट रहेगा। इस तरीके से एक हाइपोथेटिकल मशीन क्रिएट किया होता है और वो हाइपोथेटिकल मशीन का आर्किटेक्चर आपको दिया हुआ है। और अगर ये स्मॉल लेवल का आर्किटेक्चर आप समझ जाते हो और आप भविष्य में अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग में करियर करना चाहते हो, कोई भी आर्किटेक्चर स्पेसिफिक स्टडी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उसको समझने की कैपेबिलिटी आप में आ जाती है। तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली असेंबलर क्या होता है। अब आपके सिलेबस के हिसाब से असेंबली लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज के कौन से इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसके अंदर कौन से स्टेटमेंट्स है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो असेंबली लैंग्वेज आपको दी गई है उसमें 3 मेजर स्टेटमेंट हम लोग यूज करने वाले हैं। पहला स्टेटमेंट होगा इंपेरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट होगा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट होता है असेंबलर डायरेक्टिव्स का। अगर हम लोग हमारे जनरल प्रोग्रामिंग की बात करें, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसमें दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और दूसरा होता है सीपीयू बाउंड स्टेटमेंट। इनपुट बाउंड स्टेटमेंट का मतलब होता है जब भी आप प्रिंटफ स्कैनफ लिखते हो, इसका मतलब वो आईओ स्टेटमेंट है, या तो आप इनपुट देना चाहते हो या तो आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहते हो। लेकिन जब आप लिखते हो a इज इक्वल टू बी प्लस सी, व्हाट डज इट मीन, इसको सीपीयू बाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है क्योंकि सीपीयू इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने वाला होता है और बेस्ड ऑन दैट आउटपुट आप या तो उसको डिस्प्ले करवाएंगे और वेरिएबल के वैल्यूज को आप एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ का यूज करेंगे। तो दो ही टाइप के स्टेटमेंट आप लिखते हो, या तो आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हो या तो सीपीयू बाउंड स्टेटमेंट लिखते हो। वैसे ही असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम में 3 टाइप के स्टेटमेंट है। पहला मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, इट्स इंपेरेटिव स्टेटमेंट, सेकंड डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और थर्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स। जनरली ये पॉइंट आखिर तक क्लियर नहीं होता है क्योंकि यही स्टेटमेंट पे बेस सभी टॉपिक्स है, इन्हीं स्टेटमेंट पे बेस सभी न्यूमेरिकल्स है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर करना होगा। इन 3 स्टेटमेंट में एग्जैक्टली कौन से इंस्ट्रक्शन सेट है वो अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो सेट अभी आपके सामने है दैट इज इंपेरेटिव स्टेटमेंट। अगर इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन असेंबली प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट में आ जाता है तो वो स्टेटमेंट बन जाता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट।
अब नेक्स्ट जो आपके सामने है वो है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म्स। अगर इनमें से यानी डीसी एंड डीएस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर असेंबली प्रोग्राम के स्टेटमेंट में आ जाता है तो वो स्टेटमेंट बन जाता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ये जो अभी आप देख रहे हो ये है असेंबलर डायरेक्टिव्स। टोटल 5 असेंबलर डायरेक्टिव्स है। अगर ये असेंबलर डायरेक्टिव किसी भी असेंबली प्रोग्राम के स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना वो जो स्टेटमेंट है वो बन गया असेंबलर डायरेक्टिव स्टेटमेंट। तो इनका अपना अपना फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी तो हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आपको फोकस करना है कि ये 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी आपको अभी मैंने इंपेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट एंड असेंबलर डायरेक्टिव के टेबल बताए, सबसे पहले आपको उनको नोट कर लेना चाहिए नोटबुक में, क्योंकि इन्हीं पे बेस सभी न्यूमेरिकल्स है, इन्हीं पे बेस बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल स्लिप्स भी है। एक और सवाल हमारे सामने आ सकता है कि अगर हम लोग डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में ही कोई प्रोग्राम लिखे तो डायरेक्टली वो उसको लो लेवल में कन्वर्ट कर लेगा, हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। अभी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, फिर असेंबलर उसको लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। इट विल टेक टाइम। अगर हम लोग टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं, हम लोग अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंपॉर्टेंस दे, तो हम लोग डायरेक्टली असेंबली में प्रोग्रामिंग क्यों नहीं करते। तो ऑब्वियसली ये सवाल आ सकता है। तो आप समझ जाइए कि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो सब कुछ काफी सिंपल होता है। आप आसानी से मीनिंगफुल कीवर्ड्स का यूज करके कोई भी प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करो तो दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हमने हाई लेवल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया, और हाई लेवल लैंग्वेज में हम आसानी से प्रोग्रामिंग करते हैं। एंड ड्यू टू जैसे जैसे हार्डवेयर का स्पीड बढ़ते जा रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होते जा रही है, बिकॉज प्रोसेसर बहुत फास्ट अब वर्क करता है। इसीलिए हम लोग जनरली कोई भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज से, कंपाइलर से उसको मिडल लेवल में कन्वर्ट करके फाइनली असेंबलर अपना टास्क आगे कंप्लीट कर लेता है। तो मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, कोई भी असेंबली प्रोग्राम में 3 टाइप के स्टेटमेंट रहेंगे। वन इज इंपेरेटिव, सेकंड वन इज डिक्लेरेटिव एंड थर्ड वन इज असेंबलर डायरेक्टिव। तो आज के सेशन से आपको क्या करना है, जो भी टेबल्स मैंने दिए हैं वो बिल्कुल उसी ऑर्डर के साथ, नंबर्स के साथ बिल्कुल आपको बाय हार्ट कर लेना है, जिससे कि जो अगला सेशन हम ले उस समय मैं जो भी कंसेप्ट आपको बताऊं उस समय आपको पता रहे कि इंपेरेटिव स्टेटमेंट में एग्जैक्टली कौन से इंस्ट्रक्शंस है, कौन से निमोनिक्स है। साथ ही साथ आपको ये पता रहे कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है। ऑब्वियस है कि उसमें जो भी कोई इंस्ट्रक्शन रहेंगे जैसे डीसीडीएस, उनका मीनिंग मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताने ही वाला हूँ, और साथ ही साथ असेंबलर डायरेक्टिव्स आपको प्रॉपरली नोट करके लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय।